जीपीएस एग्जाम्स गुरु में आपका स्वागत है। हमारे साथ बिहार बोर्ड और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं केमिस्ट्री की दुनिया में एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे चारों तरफ होने वाले बदलावों की चाबी है। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हाँ बिल्कुल। स्कूल के एग्जाम्स हो या फिर एसएससी रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव पेपर्स, ये कॉन्सेप्ट्स हर जगह काम आते हैं, बहुत जरूरी हैं ये। बिल्कुल, ये केमिस्ट्री की एबीसी की तरह है, समझ लीजिए। हवा चलने से लेकर खाना पचने तक हर जगह, मतलब हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। अच्छा। हाँ, इन्हें समझना मतलब अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रासायनिक समीकरण आखिर है क्या भला, ये होता क्या है? हाँ, मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का शॉर्टकट तरीका है। एक तरह से कोड लैंग्वेज समझ लीजिए। कोड लैंग्वेज कैसे? जैसे मैथ्स में हम नंबर और सिंबल यूज करते हैं ना, वैसे ही केमिस्ट्री में हम तत्वों के प्रतीक मतलब सिंबल्स और यौगिकों के सूत्र यानी फॉर्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। एक तीर होता है, हाँ, वो एरो। हाँ भाई, एरो। उसके बाईं तरफ हम लिखते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स, यानी वो चीजें जो रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं, और दाईं तरफ लिखते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट्स, मतलब वो नई चीजें जो रिएक्शन के बाद बनी। अच्छा, तो अभिकारक लेफ्ट में, उत्पाद राइट में, बीच में तीर, सिंपल। पर इसमें और क्या खास है? सबसे खास बात है एक फंडामेंटल नियम, बहुत जरूरी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, ये तो सुना है। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो कोई चीज मतलब द्रव्यमान या मास बनता है और न ही खत्म होता है। जितने परमाणु एटम्स रिएक्शन से पहले थे उतने ही रिएक्शन के बाद भी रहेंगे। मतलब गायब नहीं होते? नहीं, बस उनकी जमावट बदल जाती है, वो रीअरेंज हो जाते हैं। ओह, तो इसीलिए समीकरण को संतुलित या बैलेंस करना पड़ता है ताकि दोनों तरफ हर तरह के परमाणु बराबर हों, ये पक्का करने के लिए। एकदम से, बिल्कुल। ये पक्का करने के लिए कि हमने कोई परमाणु गायब या फालतू नहीं कर दिया। इसके लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलिए एक एक मशहूर उदाहरण से समझते हैं इसे। मान लीजिए लोहा है, आयरन Fe, वो पानी की भाप से मतलब स्टीम H2O उससे रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस निकलती है H2। हाँ, ये कॉमन रिएक्शन है। तो कच्चा समीकरण हुआ Fe प्लस H2O गोज Fe3O4 प्लस H2। अब इसे बैलेंस कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहला काम, हर फॉर्मूले के चारों तरफ एक अदृश्य बॉक्स मान लें, मतलब Fe, H2O, Fe3O4 और H2 के आसपास। ऐसा इसलिए ताकि हम फॉर्मूले के अंदर कोई छेड़छाड़ ना करें। जैसे H2O को H2O2 नहीं बना सकते, नंबर सिर्फ फॉर्मूले के आगे लगा सकते हैं। ठीक है, बॉक्स बन गए दिमाग में। अब अगला कदम, अब दोनों तरफ तीर के बाएं और दाएं हर तत्व के परमाणुओं की गिनती करें, लिस्ट बना लें। बाईं ओर LHS, Fe कितना है? 1। H कितने हैं? 2। O कितना है? 1। ठीक है, Fe equals to 1, H equals to 2, O equals to 1। और दाईं ओर RHS? दाईं ओर Fe 3, H 2 और O 4। साफ दिख रहा है कि ये बैलेंस नहीं है, Fe और O बराबर नहीं है। बिल्कुल। तो अब बैलेंस करना है। आमतौर पर उस यौगिक से शुरू करना आसान होता है जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हों। यहाँ Fe3O4, उसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। हाँ, तो पहले ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। दाईं ओर 4 ऑक्सीजन है, तो बाईं ओर H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अच्छा, Fe प्लस 4H2O, तो Fe3O4 प्लस H2। अब ऑक्सीजन तो दोनों तरफ 4 हो गए। हाँ, ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन H2O के आगे 4 लगाने से हाइड्रोजन बिगड़ गया। बाईं ओर अब 4 गुणा 2 मतलब 8 हाइड्रोजन हो गए, जबकि दाईं ओर सिर्फ 2 ही हैं। कोई बात नहीं, ये होता है। हिट एंड ट्रायल में एक को ठीक करो, दूसरा बिगड़ सकता है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। बाईं ओर 8 हैं, तो दाईं ओर H2 के आगे क्या लगाएं कि 8 हो जाएं? 4 लगाना पड़ेगा। 4 गुणा 2 बराबर 8। सही। तो समीकरण बना Fe प्लस 4H2O टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब चेक करो, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। हाँ, O4 दोनों तरफ, H8 दोनों तरफ। अब बचा सिर्फ आयरन Fe।
दाईं ओर 3 है, बाईं ओर बेचारा अकेला 1 है। तो सिंपल है, बाईं ओर Fe के आगे 3 लगा देते हैं। तो फाइनल हो गया 3Fe plus 4H2O goes Fe3O4 plus 4H2। अब एक फाइनल चेकिंग। जरूर। बाईं ओर Fe equal to 3, H equal to 8, O equal to 4। दाईं ओर Fe equal to 3, H equal to 8, O equal to 4। वाह, सब बराबर। हो गया बैलेंस। हाँ, तो ये है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। ये सिर्फ नंबर लगाना नहीं है, ये असल में पक्का करना है कि प्रकृति का वो नियम, द्रव्यमान संरक्षण वाला, वो फॉलो हो रहा है। समझ गई। अच्छा, कभी-कभी समीकरण में वो ब्रैकेट में S, L, G, AQ भी लिखा होता है, वो क्या चीज है? अच्छा सवाल है। वो बताता है कि अभिकारक और उत्पाद किस भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट में है। S मतलब ठोस, सॉलिड। जैसे लोहा Fe ठोस था। हाँ, L मतलब द्रव, लिक्विड। G मतलब गैस, गैस। जैसे पानी भाप के रूप में था तो G। हाइड्रोजन भी गैस है, G। और AQ मतलब जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। यानी पानी में घुला हुआ। बिल्कुल। इससे समीकरण और ज्यादा जानकारी देता है और इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो हमारे पिछले उदाहरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3FeS plus 4H2OG goes to Fe3O4S plus 4H2G। अच्छा, और कभी-कभी वो तीर के ऊपर या नीचे तापमान या दाब भी लिखा होता है। हाँ, वो रिएक्शन की शर्तें मतलब कंडीशंस बताता है। जैसे कोई रिएक्शन गर्म करने पर होती है तो तीर पर डेल्टा या ऊष्मा लिख देते हैं, या किसी खास दबाव पर होती है तो वो प्रेशर लिख देते हैं, या कभी-कभी किसी उत्प्रेरक कैटलिस्ट की जरूरत होती है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो चीज होती है जो रिएक्शन की स्पीड को बदल देती है, तेज या धीमा कर देती है, पर खुद रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होती, खर्च नहीं होती, रिएक्शन के बाद वैसी के वैसे मिल जाती है। ओह, अच्छा, मतलब वो बस मदद करती है रिएक्शन होने में। हाँ, एक तरह से। तो ये सब जानकारी भी समीकरण में तीर के ऊपर या नीचे लिखी जाती है। ठीक है, तो समीकरण लिखना, बैलेंस करना, उसकी स्टेट्स और कंडीशंस बताना, ये सब समझ आ गया। पर ये केमिकल रिएक्शंस होती कितनी तरह की हैं? यहाँ से बात और मजेदार होती है ना? बिल्कुल। अब हम इन रिएक्शंस के परिवारों से मिलेंगे। जैसे इंसानों के परिवार होते हैं, वैसे रिएक्शंस के भी टाइप हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा साधा परिवार है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन मतलब जुड़ना, कंबाइन होना। एकदम सही। नाम में ही मतलब छिपा है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें, अभिकारक, मिलकर सिर्फ एक सिंगल नई चीज, उत्पाद बनाती हैं तो उसे संयोजन कहते हैं। सिंपल फॉर्मूला, A + B = C। दो या ज्यादा चीजें जुड़कर एक बन गईं। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण जो हम देखते हो? बिल्कुल, कोयला जलता है, देखा है? हाँ। कोयला क्या है? कार्बन, C। वो जब जलता है तो हवा की ऑक्सीजन O2 से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनाता है। तो CS + O2G = CO2G। ये एक संयोजन अभिक्रिया है। कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर एक चीज CO2 बना रहे हैं। अच्छा, और पानी का बनना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से? हाँ, वो भी क्लासिक उदाहरण है। हाइड्रोजन गैस H2O और ऑक्सीजन गैस O2 मिलती हैं तो पानी H2O बनता है। 2H2OG + O2G 2H2OL। ये भी संयोजन है, दो अभिकारक एक उत्पाद। और वो चूने वाला उदाहरण भी तो है जो घरों में सफेदी के लिए लाते हैं, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। उसमें पानी डालते हैं तो वो फुस करके गर्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो भी संयोजन है। COSS जो भी ठोस है, उसमें पानी H2OL डालते हैं तो वो जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH यानी भुजा हुआ चूना बनाता है जो पानी में घुला होता है AQ। COS + H2OL = CaOH AQ। और आपने ध्यान दिया इसमें गर्मी निकलती है, वो बर्तन गर्म हो जाता है। हाँ, यही तो खास बात है, इस रिएक्शन में गर्मी निकलती है। तो क्या ऐसी रिएक्शन का भी कोई खास नाम है जिनमें गर्मी निकलती है? बिल्कुल। जिन रिएक्शंस में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा मतलब हीट भी निकलती है, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब गर्मी, गर्मी बाहर फेंकने वाली। अच्छा, एक्सोथर्मिक। तो चूने में पानी डालना ऊष्माक्षेपी है? हाँ, और भी उदाहरण है। हमारे घरों में जो रसोई गैस जलती है, मीथेन CH4, उसका जलना भी ऊष्माक्षेपी है। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी गर्मी देती है,
तभी तो खाना पकता है। CH4 ग्राम प्लस 2O2 ग्राम goes to CO2 ग्राम प्लस 2H2O ग्राम प्लस ऊष्मा। अरे वाह। और हमारे शरीर में जो खाना पचकर एनर्जी देता है वो भी गर्म ही रखता है ना शरीर को। बिल्कुल। श्वसन, रेस्पिरेशन, जिसमें हम जो खाना खाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी ऊर्जा, एनर्जी। ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में भी होती है, तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 aqueous plus 6O2 aqueous goes to 6CO2 aqueous plus 6H2O liquid plus ऊर्जा। गजब। तो ये सब संयोजन और ऊष्माक्षेपी के उदाहरण हो गए। हाँ। अच्छा, अगर जुड़ने वाली रिएक्शन संयोजन है तो इसके उलट टूटने वाली भी कोई होगी? हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये संयोजन की एकदम उल्टी है। डीकंपोज होना मतलब टूटना। सही। इसमें एक अकेली चीज, एक अभिकारक, टूटकर दो या ज्यादा छोटी चीजें उत्पाद बनाती हैं। फॉर्मूला उल्टा हो गया, A gives B plus C। लेकिन किसी चीज को तोड़ने के लिए तो ताकत चाहिए होगी, अपने आप तो नहीं टूटेगी। सही पकड़ा। वियोजन अपने आप नहीं होता, इसके लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। किस तरह की एनर्जी? ये ऊर्जा गर्मी यानी ऊष्मा के रूप में हो सकती है, या बिजली यानी विद्युत के रूप में, या फिर रोशनी यानी प्रकाश के रूप में। इसी आधार पर वियोजन के भी 3 प्रकार हैं। अच्छा, 3 तरह की एनर्जी, 3 तरह का वियोजन, बताइए। पहला है ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डीकंपोजिशन। नाम से ही साफ है, जब गर्मी देकर, ऊष्मा देकर किसी चीज को तोड़ा जाए। इसका कोई खास उदाहरण जो इम्तिहान में आता हो? हाँ, एक क्लासिक एग्जाम है जो एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, FeSO4। ये हरे रंग के होते हैं। इनको जब टेस्ट ट्यूब में लेकर गर्म करते हैं, हाँ, वो हरे क्रिस्टल। हाँ, गर्म करने पर ये टूट जाते हैं और बनता है भूरे लाल रंग का फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। साथ में 2 गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनकी गंध बहुत तीखी होती है, जैसे सल्फर जल रहा हो। ओह, तो रंग बदलना, हरे से भूरा लाल और गैस की गंध, ये इसकी पहचान है। बिल्कुल। रिएक्शन है 2FeSO4 सॉलिड ऊष्मा, Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। ये याद रखना जरूरी है। जरूर। और कोई ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण? एक और बहुत महत्वपूर्ण है, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर भी यही होता है। जब इसे बहुत तेज गर्म करते हैं तो ये बिना बुझा चूना CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। CaCO3 सॉलिड ऊष्मा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये CO सीमेंट बनाने में बहुत काम आता है। अच्छा, और? एक और है लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। ये सफेद रंग का पाउडर होता है। जब इसे गर्म करते हैं तो ये टूटकर पीले रंग का लेड ऑक्साइड PbO, भूरे रंग की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस O2 बनाता है। 2PbNO3 ट्वाइस S ऊष्मा, 2PbOS प्लस 4NO2G प्लस O2G। वो जो भूरे रंग का धुआं निकलता है ना, वो NO2 गैस होती है। वो इसकी खास पहचान है। ये भूरे धुएं वाला सवाल भी आता है अक्सर। ठीक है, ये हो गया गर्मी से टूटना। अब बिजली से तोड़ने वाला वियोजन? उसे कहते हैं वैद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। इसका सबसे आम उदाहरण है पानी का टूटना, पानी H2O। पानी को करंट लगाकर तोड़ना? हाँ, अगर पानी में थोड़ा सा एसिड मिलाकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालकर करंट पास करें तो पानी हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 में टूट जाता है। 2H2OL विद्युत धारा 2H2G प्लस O2G। इसमें कुछ खास होता है गैसों के निकलने में? हाँ, इसमें एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस जमा होती है, दूसरे पर ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से ठीक दुगुना होता है, 2.1 रेशियो में। क्योंकि पानी के फॉर्मूले H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1। अच्छा, ये भी नोट करने वाली बात है। और तीसरा प्रकार, रोशनी से टूटने वाला? वो है प्रकाशीय वियोजन, फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें रोशनी, खासकर सूरज की रोशनी, ऊर्जा का काम करती है। इसका उदाहरण? सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये सफेद रंग का पाउडर होता है। अगर इसे धूप में रख दें तो ये धीरे धीरे ग्रे रंग का हो जाता है। ग्रे क्यों? क्योंकि वो टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में टूटकर सिल्वर Ag, जो कि ग्रे रंग का होता है,
और क्लोरीन गैस Cl2 बनाता है। 2AgCl सॉलिड, सूर्य का प्रकाश, 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ओ, और सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा ही होता है। हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड भी पीले रंग का होता है और धूप में रखने पर सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। 2AgBrS, सूर्य का प्रकाश, 2AgS प्लस Br2G। अरे, ये सिल्वर ब्रोमाइड वाला तो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता था ना? बिल्कुल, वो फिल्म पर इसी की कोटिंग होती थी। बिल्कुल सही, शाबाश। ये उसका क्लासिक इस्तेमाल था। फोटोग्राफिक फिल्म पर AgBr की परत होती थी। जब लाइट उस पर पड़ती थी तो जहां ज्यादा लाइट पड़ी वहां AgBr टूटकर काला सिल्वर बन जाता था और इमेज बनती थी। कमाल है। तो वियोजन के लिए हमेशा ऊर्जा चाहिए, गर्मी, बिजली या रोशनी? हाँ। अच्छा, जैसे गर्मी निकलने वाली रिएक्शंस ऊष्माक्षेपी थीं, तो ये जो वियोजन वाली रिएक्शन है, जिनमें ऊर्जा लग रही है, मतलब ऊर्जा सोखी जा रही है, अवशोषित हो रही है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब गर्मी। ये गर्मी या ऊर्जा को सोखती हैं, अंदर लेती है। तो क्या सारी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें होने के लिए बाहर से ऊर्जा लेनी पड़ती है, चाहे वो गर्मी हो, बिजली हो या रोशनी। तो वियोजन हमेशा ऊष्माशोषी होता है। समझ गए। तो संयोजन और वियोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये सब क्लियर हो गया। अब अगला परिवार कौन सा है रिएक्शंस का? अब आते हैं एक और मजेदार टाइप पर, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन मतलब किसी को उसकी जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। हाँ, कुछ वैसा ही, धक्का मारकर बाहर निकालना जैसा। इसमें क्या होता है, एक ज्यादा ताकतवर मतलब ज्यादा क्रियाशील रिएक्टिव तत्व किसी यौगिक में मौजूद कम ताकतवर मतलब कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है। बिल्कुल, A प्लस BC, AC प्लस B। यहाँ A ज्यादा रिएक्टिव था C से, तो उसने C को हटा दिया B के साथ से और खुद जुड़ गया। बेचारा C अलग हो गया। इसका वो लोहे की कील वाला प्रयोग याद आ रहा है मुझे, स्कूल में किया था। हाँ, बड़ी सबसे फेमस उदाहरण है जब लोहे की कील Fe को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में डालते हैं। हाँ, वो नीला थोथा जिसे कहते हैं। हाँ, तो लोहा Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा ताकतवर है, तो वो कॉपर को घोल से बाहर निकाल देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है। और आयरन सल्फेट का रंग? आयरन सल्फेट का रंग हल्का हरा होता है, तो घोल का नीला रंग धीरे धीरे गायब होकर हरा होने लगता है और जो कॉपर बाहर निकला वो बेचारा कील के ऊपर भूरी परत बनकर जमा हो जाता है। अच्छा, तो रिएक्शन हुई Fs प्लस CuSO4Aq गिव्स FeSO4Aq प्लस CuS। नीला रंग गायब होकर हरा हो गया और कील भूरी हो गई। ये इसकी पहचान है। एकदम सही, ये विस्थापन का क्लासिक उदाहरण है। तो मतलब जिंक भी कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को हटा सकता है, क्योंकि जिंक भी शायद ज्यादा रिएक्टिव होता है। बिल्कुल, जिंक भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो अगर जिंक का टुकड़ा कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो जिंक कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट ZnSO4 बन जाएगा। ZnS प्लस CuSO4Aq will give you ZnSO4Aq प्लस CuS। जिंक सल्फेट रंगहीन होता है, कलरलेस। तो इस केस में नीला रंग पूरी तरह से गायब हो जाएगा और जिंक पर कॉपर जमा हो जाएगा। हाँ, पर ये कैसे पता चलता है कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम? लोहे ने कॉपर को हटाया, जिंक ने कॉपर को हटाया। क्या कॉपर लोहे को हटा सकता है? नहीं, कॉपर लोहे से कम क्रियाशील है, वो लोहे को आयरन सल्फेट से नहीं हटा सकता। इसके लिए तत्वों की एक पूरी लिस्ट है जिसे क्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, उसमें तत्वों को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखा गया है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ऐसे जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है और अपने से नीचे वाले किसी भी तत्व को उसके नमक के घोल या लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है। ओह, तो ये सीरीज याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये इसी से पता चलता है। ठीक है, ये हो गया विस्थापन। अब विस्थापन के बाद क्या कोई डबल विस्थापन भी होता है? आपने A प्लस BC इज इक्वल्स टू AC प्लस B बताया। क्या ऐसा भी होता है कि दोनों अदला बदली कर ले? बिल्कुल,
उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो यौगिक आपस में रिएक्ट करते हैं और अपने आयनों के चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप्स की अदला बदली कर लेते हैं। आयनों की अदला बदली, जैसे पार्टनर्स एक्सचेंज कर लिए। हाँ, बिल्कुल सही समझा। जैसे दो डांसिंग कपल्स हैं, AB और CD, वो आपस में पार्टनर बदल लें। रिएक्शन के बाद AD और CB बन जाए। AB + CD goes to AD + CB। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? इसका भी एक बहुत फेमस उदाहरण है जो लैब में अक्सर कराते हैं। जब हम सोडियम सल्फेट का घोल लेते हैं, जो कि रंगहीन होता है, और उसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2 का घोल मिलाते हैं, वो भी रंगीन होता है। हाँ, तो क्या होता है? जैसे ही मिलाते हैं, एकदम से एक सफेद रंग का पदार्थ बनता है जो नीचे बैठने लगता है, दही जैसा। सफेद पदार्थ, वो क्या होता है? यहाँ आयनों की अदला बदली होती है। सोडियम सल्फेट में आयन है Na+ और SO4 2-। बेरियम क्लोराइड में है Ba2+ और Cl-। तो सोडियम Na+ क्लोराइड Cl- के साथ चला जाता है और बेरियम Ba2+ सल्फेट SO4 2- के साथ। तो बना सोडियम क्लोराइड NaCl और बेरियम सल्फेट BaSO4। हाँ, रिएक्शन हुई Na2SO4Aq प्लस BaCl2Aq gives BaSO4S प्लस 2NaClAq। अब इसमें जो सोडियम क्लोराइड बना वो तो पानी में घुल जाता है, लेकिन जो बेरियम सल्फेट बना वो पानी में नहीं घुलता, अघुलनशील होता है। ओ, तो वही वो सफेद ठोस है जो नीचे बैठ जाता है। बिल्कुल। इसी अघुलनशील ठोस को कहते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट। अवक्षेप, प्रेसिपिटेट, हाँ सुना है ये शब्द। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें कोई अवक्षेप बनता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अक्सर कोई ना कोई अवक्षेप बनता ही है। ठीक है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आयनों की अदला बदली हुई और अक्सर अवक्षेप बना। अच्छा, अब आखिरी प्रकार पर आते हैं शायद, उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं मुझे हमेशा। हाँ, लगते हैं कई लोगों को, पर इनका फंडा सिंपल है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस में ये दोनों भाई साथ साथ चलते हैं। साथ साथ? हाँ, पहले अलग अलग समझते हैं। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर उसमें से हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीडेशन। सही। अब दूसरा, अपचयन यानी रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन का उल्टा है। मतलब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना या फिर उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े तो रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का उल्टा। बिल्कुल। एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लो हमने कॉपर ऑक्साइड CuO लिया, जो काले रंग का पाउडर होता है, और उसे हाइड्रोजन गैस H2 के साथ गर्म किया। ठीक है, CuO + H2O तो गर्म किया। तो रिएक्शन के बाद हमें मिलता है लाल भूरा कॉपर Cu और पानी H2O। रिएक्शन है CuO + H2, ऊष्मा Cu + H2O। अच्छा, अब इसमें देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन। पहले CuO को देखो, रिएक्शन के बाद वो क्या बन गया? Cu बन गया। हाँ, मतलब CuO से ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन निकली मतलब रिडक्शन, अपचयन। तो हम कहेंगे कि CuO का अपचयन हुआ, है ना? परफेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा। Cu रिड्यूस हो गया Cu में। अब H2O को देखो, वो रिएक्शन के बाद क्या बन गया? H2O बन गया H2O, मतलब H2O में ऑक्सीजन जुड़ गई। ऑक्सीजन जुड़ी मतलब ऑक्सीडेशन, उपचयन। तो H2O का उपचयन हुआ। एकदम सही। H2O ऑक्सीडाइज हो गया H2O में। अरे वाह, मतलब एक ही रिएक्शन में एक चीज CuO का अपचयन हो रहा है और दूसरी चीज H2O का उपचयन, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ये नाम ऑक्सीडेशन के ऑक्स और रिडक्शन के रेड को मिलाकर बना है। रेड + ऑक्स = रेडॉक्स। अच्छा, रेडॉक्स मतलब जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो। हाँ, और असल में ज्यादातर रिएक्शन रेडॉक्स ही होती है। जहां एक चीज ऑक्सीडाइज होती है वहीं दूसरी रिड्यूस होती है। ये तो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, ये तो हमारी रोज की जिंदगी में भी काफी दिखता है ना? जैसे लोहे पर जंग लगना, वो भी तो ऑक्सीडेशन ही है। हाँ बिल्कुल। उपचयन के दो बहुत कॉमन असर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। एक है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। संक्षारण यानी करोजन, मतलब धातुओं का खराब होना। हाँ,
जब कोई धातु जैसे लोहा अपने आसपास की चीज़ों जैसे हवा की ऑक्सीजन, नमी, पानी या एसिड के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। लोहे के केस में वो हवा की ऑक्सीजन और नमी से रिएक्ट करके अपनी सतह पर एक भूरे रंग की परत बना लेता है, जिसे जंग कहते हैं। हाँ, वो जंग असल में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। तो यहाँ क्या हुआ, लोहे का ऑक्सीडेशन हो गया, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। और चांदी काली पड़ जाती है, तांबे के बर्तनों पर हरी परत आ जाती है, वो भी संक्षारण है। बिल्कुल, चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी सल्फर गैसों से रिएक्ट करके काली सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तांबा हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और नमी से रिएक्ट करके हरा कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये सब संक्षारण यानी धातु के उपचयन के ही उदाहरण हैं। और इससे तो बहुत नुकसान होता है। पुल, जहाज, गाड़ियां, रेल की पटरियां सब लोहे की बनी होती हैं। हाँ, संक्षारण से हर साल करोड़ों अरबों का नुकसान होता है। इसीलिए इससे बचने के तरीके अपनाना जरूरी है। जैसे क्या करते हैं बचने के लिए? कई तरीके हैं। सबसे कॉमन है पेंट करना, तेल लगाना या ग्रीस लगाना। ये धातु की सतह और हवा नमी के बीच एक परत बना देते हैं। हाँ, दरवाजे, ग्रिल वगैरह पेंट करते हैं। एक और तरीका है यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन। इसमें लोहे की चीजों पर जिंक यानी जस्ता की पतली परत चढ़ा देते हैं। जिंक की परत क्यों? क्योंकि जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील है। तो अगर खरोच लग भी जाए तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद संक्षारित हो जाता है, लेकिन लोहे को बचा लेता है। इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। अच्छा, मतलब जिंक कुर्बानी दे देता है लोहे के लिए। हाँ, इसके अलावा क्रोमियम प्लेटिंग या टिन प्लेटिंग, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। खासकर साइकिल के हैंडल, बर्तनों वगैरह पर मिश्र धातु बनाकर भी संक्षारण रोका जा सकता है, जैसे स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये तो हुआ संक्षारण। और दूसरा असर आपने बताया विकृत गंधिता, रैंसिडिटी, ये क्या है? ये खाने पीने की चीजों से जुड़ा है, खासकर वो चीजें जिनमें तेल या फैट होता है, जैसे चिप्स, नमकीन, भुजिया, समोसे या रखा हुआ पका खाना। हाँ, जब ये चीजें हवा के संपर्क में लंबे समय तक रहती हैं तो उनमें मौजूद तेल या फैट का हवा की ऑक्सीजन से उपचयन हो जाता है। तेल का ऑक्सीडेशन तो क्या होता है? इससे उनका स्वाद और गंध खराब हो जाती है। उनमें एक अजीब सी बासी महक आने लगती है, टेस्ट कड़वा या खराब सा हो जाता है। इसी को विकृत गंधता या रैंसिडिटी कहते हैं। हाँ, वो बासी तेल की महक, समझ गई। तो ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से है। बिल्कुल। लेकिन चिप्स के पैकेट तो महीनों सही रहते हैं, वो इसीलिए फूले रहते हैं क्या? उनमें हवा की जगह कोई और गैस होती है? सही पकड़ा। चिप्स और नमकीन के पैकेट में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव गैस है। वो आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, तो खाना खराब होने से बच जाता है। इसे पैकेजिंग में निष्क्रिय वातावरण बनाना कहते हैं। अच्छा, और क्या तरीके हैं इसे रोकने के? खाने को एयरटाइट डिब्बों में रखना ताकि हवा का संपर्क कम से कम हो। कुछ खाने की चीजों में प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट? हाँ, ये वो केमिकल्स होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होकर खाने के तेल फैट को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। विटामिन ई और सी भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। BHA, BHT जैसे केमिकल भी इस्तेमाल होते हैं। और सबसे आसान तरीका, क्या? खाने को फ्रिज में रखना। कम तापमान पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। हाँ, ये तो है। तो आज हमने समझा कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, समीकरण कैसे बैलेंस करते हैं और मुख्य तौर पर रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स। काफी कुछ कवर किया। हाँ, और साथ ही ये भी देखा कि ऑक्सीडेशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे असर डालता है, संक्षारण और विकृत गंधिता के रूप में। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? मतलब एक स्टूडेंट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केमिस्ट्री की नींव है। ये हमें अपने चारों ओर हो रहे अनगिनत बदलावों को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने और समझने में मदद करता है। जब आप अगली बार लोहे पर जंग देखें या पानी उबलते हुए या दही जमते हुए या खाना खराब होते हुए देखें तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा, यहाँ कौन सी केमिस्ट्री काम कर रही है। हाँ, वो कनेक्शन बनता है। बिल्कुल। ये समझ एग्जाम्स में तो सीधे सीधे काम आएगी ही, क्योंकि इन टॉपिक से सवाल बनते ही बनते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर ये दुनिया को देखने का एक साइंटिफिक नजरिया देती है। बिल्कुल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास 10 से लेकर आगे तक और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक की बुनियाद है। इन्हें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है, अब जब सुनने वाले इन रिएक्शंस को थोड़ा पहचानना सीख गए हैं तो क्या वो सोच सकते हैं कि इनकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?
जैसे जंग लगने को धीमा कैसे करें, ये तो हमने बात की, पर मान लीजिए कोई ज़रूरी रिएक्शन है, जैसे इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसे तेज़ कैसे करें, या खाना जल्दी पकाना हो। हाँ, या कोई रिएक्शन बहुत तेज हो रही है, उसे धीमा कैसे करें। बिल्कुल, इन सवालों के जवाब भी केमिस्ट्री के इन्हीं उसूलों में, इन्हीं सिद्धांतों में छिपे हैं। तापमान, दबाव, कॉन्सेंट्रेशन, उत्प्रेरक, ये सब कैसे रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करते हैं, ये आगे की बातें हैं, पर सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। जरूर। तो इन बातों को, इन कॉन्सेप्ट्स को दोहराते रहिएगा। ये आपकी तैयारी के लिए वाकई बहुत अहम है। आप क्या सोचते हो? क्या आपके मन में कोई खास रिएक्शन है जिसके बारे में और जानना चाहेंगे, या कोई सवाल है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगले सेशन तक सीखते रहें।